आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपको चौंकाएगा, आपको मजबूत करेगा और आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। अगर केवल आज का टॉपिक के ऊपर आप पकड़ बना लो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रेडिक्शन में बहुत अच्छे महारत हासिल कर लेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में चूकेंगे नहीं। और लाल किताब का यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें ना तो प्रैक्टिशनर दिमाग लगाता है, ना ही टीचर ज्यादा दिमाग लगाता है, और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ और यहीं पर सबसे बड़ी चूक भी छिपी हुई। आज के चैप्टर का नाम है मसनूई ग्रह। कई जगह मनसुई भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन में मत आना। मसनूई एक्चुअल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बनावटी ग्रह, काल्पनिक ग्रह भी कह सकते या। अब मैं या शब्द लगाता हूं जो मैं समझ पाया। हर ग्रह में दो अन्य ग्रहों का मिक्सअप भी होता है। वो किन दो से मिलकर के बनता है, ये आज उसका भी कंसेप्ट क्लियर। कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल कुंडली दूं। सबसे पहले मसनूई ग्रह के कुछ मैं एग्जाम्पल बता। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे तो सूर्य और शुक्र से मिलकर के बनेगा बृहस्पति। फिर रिपीट कर रहा हूं, सूर्य और शुक्र से मिलकर के बनेगा बृहस्पति। दूसरा, बुध और शुक्र अगर एक साथ मिल जाएं, बुध और शुक्र एक साथ मिल जाएं तो सूर्य बन जाता है। इसी प्रकार से सूर्य और बृहस्पति अगर एक साथ हों तो चंद्रमा बन जाता है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, हम इन कॉम्बिनेशंस में पहले सीखेंगे। मेरे हिसाब से इस कंसेप्ट पर सबसे कम समय लगाया जाता है और सारा रहस्य यहीं पर छिपा हुआ। अगर हम इस टॉपिक को समझ गए तो बहुत सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर। मसनूई ग्रह का तात्पर्य केवल मात्र यही नहीं कि हमने याद कर लिया कि फला ग्रह से मिलकर के फला ग्रह बन गया, तो इस याद करने से कुछ नहीं। उसके कंसेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा आपको कि इसका मतलब क्या। अब मैं इसका मतलब आपको समझा। जैसे जब हमने बृहस्पति ग्रह को पढ़ा था, बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी बैठा हो, वो कैसे कमजोर होता है तो उसके तरीके बताए। दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में राहु ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इन तीन ग्रह में से कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो गुरु को कमजोर कर देगा। वो गुरु चाहे कहीं पर भी बैठे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुरु कमजोर हो गया, वो किसी भी कारण से हो गया, तो हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि शिक्षा में व्यवधान आएगा, अपनी व्यक्ति डिग्री पूरी नहीं कर पाएगा और किसी तरीके से गिर पड़ के कर भी पूरी लेगा तो उसका फायदा उसे नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है,
यदि उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो एक बृहस्पति का निर्माण और हो गया, एक बृहस्पति का निर्माण और हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो जो ये दूसरा बृहस्पति बना, ये भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दे दिया। और एक प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊं, ये उसी प्रकार से जैसे नवमांश कुंडली में जाकर के हम चेक करते थे ना कि ग्रह की स्ट्रेंथ कितनी है, और फिर हम कहते थे देखो D1 में तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है पर D9 में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ गई है। बस ये कुछ इससे ही मिलता जुलता सा है कि जैसे सूर्य और शुक्र उसके अगर अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र नहीं पिटते हैं, तो वहां पर अगर बृहस्पति बना तो उसको एक एक्स्ट्रा बृहस्पति मिल गया। अब उस एक्स्ट्रा बृहस्पति का उसको लाभ क्या होगा कि जब तक मसनूई ग्रह अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाता, जब तक तो अपनी पढ़ाई पढ़ोई इन सब चीजों से बड़ा परेशान रहेगा। पर जिस दिन उसका मसनूई ग्रह उसको इम्पैक्ट दिखाना शुरू होगा, उसी दिन के बाद से उसको विद्या से संबंधित जो बाधाएं दूर हो जाए। इसका क्या एक मतलब है, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बेशक वो डिग्री या पढ़ाई पूरी ढंग से ना कर पाए, पर वो कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करेगा, कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करेगा, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा, उसको करने के बाद उसको मिलने वाले और उसके जानकार आदमी सब समझेंगे समझदार आदमी, विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, ये इज्जत करने योग्य आदमी। तो बृहस्पति उसको एक्स्ट्रा मिला। अब वो जो भाई जिस उम्र में पढ़ते हैं उस उम्र में अगर वो उम्र चली जाती है और उस समय ना पढ़ पाए तो वो तो समय लौट के आता नहीं जल्दी से, वो तो हो नहीं सकता। पर जब भी मसनूई ग्रह यानी कि उसका बनावटी ग्रह या उसका इमेजिनरी ग्रह जब एक्टिवेट होगा जुपिटर में, तो वो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति कहलाएगा, समझदार व्यक्ति कहलाएगा। ये मैंने एक सूर्य शुक्र का एग्जाम्पल बताया। अब इसको दूसरे संदर्भ से समझते हैं। ये ऐसा समझो कि बृहस्पति दो ग्रहों से मिलकर के बना है। बृहस्पति दो ग्रहों से मिलकर के बना। अब सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ है। तो जहां पर भी बृहस्पति बैठा हुआ है तो ऐसा समझिए कि इस बृहस्पति में सूर्य के गुण भी हैं और शुक्र के गुण भी हैं। अब अगर आपको ये समझना है कि इस बृहस्पति से हमें क्या लाभ मिलेगा, वो कहीं बैठा हो। सूर्य हमें यश देता है और शुक्र हमें ऐश्वर्य देता है। इसलिए गुरु के पास दोनों चीज होती है, यश मान सम्मान भी होता है, ठाठ भी होता है उसका, रुतबा भी होता है उसका। शुक्र का ऐश्वर्य, सूर्य का यश, अथॉरिटी, सूर्य से अथॉरिटी भी आती है, उसका यश भी आता है ना, लोग सम्मान भी बड़ा करते हैं, ठाठ। ये नहीं कि वो बेचारा झाड़ू लगाता मिल रहा है आपको या वो करता, नहीं, सब कुछ आप देखते होंगे आजकल जो गुरुजन है, और आजकल ही नहीं शुरू से गुरुजन, जो अच्छा विद्वान गुरुजन होता है उसके यहाँ वो छोटे काम नहीं करता, बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। वो कंसल्टेंट है, एक प्रकार वो राजा को कंसल्टेंसी दे रहा है, वो बड़े धना सेठों को कंसल्टेंसी दे रहा है। समाज कैसा होना चाहिए ये बात की व्याख्या कर रहा है, समाज में क्या नियम लागू होना चाहिए इस बात पे वो विचार कर रहा है। वो बड़े लेवल के काम कर रहा है, छोटे लेवल का कोई काम नहीं कर रहा। जब आदमी छोटे लेवल का काम नहीं करेगा, बड़े लेवल के काम करेगा, तो उसके पास सुख सुविधाएं भी होती है, उसके पास काम करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, उसके मदद करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। राजा की तरह का रुतबा होता है, ज्ञानी जन कहता। अब आपकी कुंडली में ये देखिए, जहां पर भी बृहस्पति बैठा है उसके संदर्भ में देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा है और शुक्र कहाँ बैठा है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य भी कमजोर बैठा है और शुक्र भी कमजोर बैठा है, बड़ा ध्यान से समझना,
और कहाँ पर कैसे बैठते हैं वो मैंने समझा रखा है कमजोर। नहीं तो फिर एक बार मैं समझा दूंगा सूर्य शुक्र के बारे में, एग्जाम्पल से समझ लो। कई बार क्या होता है कि आदमी डिग्री प्राप्त कर लेता है, टेक्निकल डिग्री भी प्राप्त कर लेता है, पर ना वो काम ही नहीं आता, बेचारे को नौकरी नहीं, और आखिर वो ऐसी दिशा में जाके काम करता है जिसका उस डिग्री से, उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी जितनी भी कुंडलियां आप देखेंगे उसमें पक्का रूप से कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र में से किसी की कमजोरी या दोनों की कमजोरी जरूर मिलेगी। कुछ ऐसी कुंडलियां भी देखने को आपको मिल सकती है कि बृहस्पति पहले घर में बैठा है। अब बृहस्पति पहले की शर्त क्या है कि बंदा डिग्री जरूर हासिल करेगा। बृहस्पति पहले में होगा तो डिग्री तो हासिल कर लेगा, पर उस डिग्री हासिल करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब वो नौकरी रोजगार वगैरह या उस डिग्री का पूरा प्रॉफिट नहीं उठा पाएगा। इसके विपरीत ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका बृहस्पति नीच का है और उनकी डिग्री भी हो गई और डिग्री से उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई और गवर्नमेंट जॉब में वो बड़ा अच्छा पद पे भी पहुंच गए। अब आप टेंशन में, ये तो कॉलेज के अंदर लगा हुआ है, ये तो लेक्चरार लगा हुआ है, बृहस्पति नीच का है, यहाँ तो कहते शिक्षा नहीं मिलेगी तो खुद शिक्षक हो गया। अब हम टेंशन में हैं। या बृहस्पति दसम भाव में बैठा है, भाई लाल किताब से भी नीच का हो गया ये तो, अब क्या करें। बृहस्पति तो दो ग्रहों से मिलके बना। हमने कहा मिस्टेक करी, हमने सूर्य नहीं देखा और हमने शुक्र को नहीं देखा। किसी व्यक्ति का बृहस्पति कहीं पर भी बैठा है, अगर उसकी कुंडली में सूर्य अच्छा है और शुक्र अच्छा है, दोनों अगर अच्छे हैं, तो भरपूर बृहस्पति को मजबूती प्रदान करेंगे। वो शिक्षा भी प्राप्त करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब। अब कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूं। सूर्य किन भाव में अच्छा नहीं होता, तो सिंपल नोट करें, छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें और 11वें। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में सूर्य है या सातवें भाव में या 10वें में या 11वें, लाल किताब के हिसाब से वो सूर्य अच्छा नहीं माना। शुक्र कहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा लाल किताब के हिसाब से? पहले घर में, छठे घर में और 9वें घर में। सिंपल है, भाव से देखने का तरीका ये बताया। और शुक्र को एक तरह से और देखते हैं, हमेशा बुध ग्रह पीछे होना चाहिए, शुक्र आगे होना चाहिए। ये कंसेप्ट कभी मत भूलिए। बुध आगे हो गया, शुक्र पीछे हो गया, तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया। अब आपने ये देखना है, बृहस्पति कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना बैठ जाए, डिपेंड्स ऑन सन एंड वीनस। अगर सूर्य पिट गया तो कितनी भी ज्यादा डिग्रियां वो अचीव कर ले, कितना भी बढ़िया मास्टर बन जाए, स्टूडेंट उसको अच्छा मास्टर मान के ही नहीं देंगे। यानी यश वाला पोर्शन, अथॉरिटी वाला वो पोर्शन उसकी लाइफ से गायब हो जाएगा। यानी उसकी बात के कहे का कोई खास असर नहीं। और जितनी मर्जी तमाम मेहनत करके वो कोई पुस्तक लिख दे, उस पुस्तक का कोई इम्पैक्ट नहीं आए। समझ रहे बात को? तो अथॉरिटी वाली बात गायब हो गई। और अगर शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छे का मतलब धन तो कमा लेगा उससे, उस ज्ञान से पैसा तो आ जाएगा उसके पास, लग्जरी के आइटम तो ले लेगा, पर उसका यश नहीं। समझ रहे हो बात को कि क्या चीज गायब हुई? ये चीज। और अगर बृहस्पति कमजोर है, किसी भी कारण से पिट गया, चाहे वो दूसरे भाव में राहु के आने से खराब हो गया हो, चाहे पांचवें के आने में, और अगर सूर्य और शुक्र की पोजीशन कुंडली में ठीक आ गई, तो जो बृहस्पति को डेंट लगा है
वो डेंट को कवर कर जाए। लोग कहेंगे नहीं भाई ये जो बात कह रहा है इसकी बात सुनो, क्या इसकी बात ऐसी नहीं है, ये भी कोई इम्पोर्टेंस रखता है, ये भी विद्वान में। बस हमें ये याद रहना चाहिए कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह अच्छा, और ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखें। अब ईमानदारी से मैं नहीं पूछूंगा और आपको बताना भी नहीं है, वो लोग ईमानदारी से अपनी कुंडलियों में देखें जिनकी शिक्षा में व्यवधान आए थे, जिनके संकट आए थे पढ़ाई के समय, जब वो फेल हो गए थे, या कोई भी घर में ट्रेजेडी हुई जिसके कारण शिक्षा में व्यवधान आया, फीस नहीं थी, गरीबी थी, कुछ भी रुकावटों के साथ या रुक करके गैप देके शिक्षा ग्रहण की, भाई चलो 1 साल नौकरी कर लेते हैं, फिर 1 साल नौकरी कर ली, 2 पैसे आ गए, बोला अब आगे एडमिशन ले लेते हैं, रुक रुक करके या गैप दे दे करके आए, उनको ये सीन जरूर क्रिएट मिले। जिनका बृहस्पति अच्छा बैठा होगा प्लस सूर्य और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होगी, डेफिनेटली उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। व्यवधान ना आने का मतलब रेगुलर एजुकेशन, और कम से कम ग्रेजुएशन तो होगी ही होगी। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन तो होगी ही होगी। क्या शर्त बताई? बृहस्पति के साथ साथ सूर्य और शुक्र अगर ठीक बैठे हुए आपकी कुंडली के अंदर, और मैंने बड़ा आसान तरीका बता दिया, सूर्य कहाँ नहीं होना चाहिए बस ये देख लो, बाकी जगह ठीक है। 6ठे भाव में सूर्य ना हो, 7वें भाव में सूर्य ना हो, 10वें भाव में ना हो, 11वें भाव में ना हो। सिंपल बता, यहाँ सूर्य नहीं होना चाहिए। सॉरी, 12वें में भी सूर्य अच्छा नहीं, 12वें में भी अच्छा है, वहां पे भी जो है राहु की जमीन है, वहां पे ग्रहण लग जाता तो सूर्य वहां पे भी अच्छा है। और शुक्र मैंने बता दिया, पहला, छठा और नौ, और बुध उसके पीछे होना चाहिए, यानी पहले, छठे, नौवें में शुक्र नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी घर में शुक्र बैठा, बेशक 8वें में बैठा शुक्र, वो भी अच्छा माना जाएगा, बशर्ते अगर बुध भी पीछे बैठा हुआ है, शुक्र आगे बैठा है, मान लो शुक्र किसी का 8वें में और 7वें भाव में बुध बैठा हुआ है, तो इसका मतलब शुक्र ठीक है, वो बृहस्पति को डेंट नहीं मारेगा, बृहस्पति को कमजोर नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो शिक्षा वाला मैटर उसका कमजोर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज शिक्षे वाले मैटर में गड़बड़ी। अभी तो हमने 3 चीजें पकड़ी हैं आज, तो 3 चीजों को बारे में अगर मैं इस कंसेप्ट को धीरे धीरे कराऊंगा, नहीं तो क्या होगा कि एक तरीका ये है कि इसकी लिस्ट बनवा दूं मनसुई ग्रह की, और वो मैं कह दूं भाई रट्टा मार लो, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और आपको समझ में ही नहीं आया कि उसको अप्लाई कैसे करना। अब आप किसी की भी कुंडली देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उसे? आप सिर्फ ये कहेंगे भाई अच्छा सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठ गए तो इसको बृहस्पति मान लो, पर वो अप्लाई कैसे होगा? नंबर 2 बात, बृहस्पति जहां अकेला बैठा है उसको कैसे अप्लाई करोगे आप? वो तो चीज ही नहीं समझ में आएगी। एक आदमी आपकी पास आ गया जिसका बृहस्पति 4थे भाव में बैठा है लाल किताब के हिसाब से, और वो व्यक्ति कहता ना मैं ज्योतिष को मानता, ना मैं धर्म कर्म को मानता, मैं बिल्कुल अधार्मिक आदमी हूँ। टेंशन शुरू अब आपके, यार ना तो वैदिक के हिसाब से बृहस्पति 4थे में खराब होता, ना लाल किताब के हिसाब से होता, ये अधार्मिक है, और राहु का भी कोई संबंध नहीं बन रहा, तो कैसे आप? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप सूर्य और शुक्र से तो पकड़ लेंगे, क्योंकि राजा जो होता है वो धर्म का रक्षक होता है, और आप देखेंगे उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या तो 6ठे में मिलेगा, या 7वें मिलेगा, या 10वें में मिलेगा, या 11वें मिलेगा, या 12वें पड़ा होगा, तो आपको तुरंत पकड़ में आएगा ये धर्म की रक्षा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि धर्म का रक्षक जो ग्रह है वो सपोर्ट नहीं कर रहा।
सिंपल सी बात। अब इसी तरीके से दूसरा है हमारा, एक एग्जाम्पल बुध शुक्र का लेंगे, और मैं यहाँ पे कुछ कुंडली भी मैं अपने साथ की आज आपको दूंगा। एक कमाल की और बड़ी इंटरेस्टेड कुंडली, आप देखिएगा। चलिए पहले वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ। बुध और शुक्र यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में इकट्ठे हो, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुंडली में बुध और शुक्र इकट्ठे हैं, तो ये समझ लेना उसको एक एक्स्ट्रा सूर्य और मिल गया। किसी भी भाव में, किसी भी भाव में बुध और शुक्र अगर इकट्ठे मिल जाएंगे तो वहां पे समझो उसको एक एक्स्ट्रा सूर्य और मिल गया। और अगर उसका नेचुरल जो सूर्य कुंडली का किसी भी कारण से खराब हो जाए तो उसकी कमी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन पूरी कर देगा। अब दूसरा ये भी हो सकता है उसका पहले वाला सूर्य भी बढ़िया रहे और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भी हो जाए, तो उसको डबल सूर्य का काम है। तो उसका यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, नेम, फेम बहुत अच्छा मिलेगा। आप में से कोई अगर अभी सर्च कर सकता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली को देखिए, कर्क लगन की जो कुंडली है, तो आप में से कोई देखिए, मेरे पास थी, मैं पता नहीं किस स्पेलिंग गलत डाल गया क्या उसमें। बहुत ही जानदार। चौथे घर में बुध शुक्र इकट्ठे। जी गुरु जी, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। कर्क लगन की कुंडली है, तो कर्क लगन ना लिख करके लाल किताब के हिसाब से 1 से 12 बनाए, और सर मैंने ग्रुप डाल दी है। चौथे भाव में बुध और शुक्र को बिठाएं। पांचवे में शायद उनका सूर्य है। जी जी, आप पांचवे में सूर्य को बिठाएं, और छठे में शायद गुरु और राहु, गुरु है और केतु है, गुरु और केतु को बिठाएं। सर मैंने ग्रुप पे डाली है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम एक बार बोल देते हैं। उसके बाद सीधा 12वें घर में राहु है। ये कुंडली भेजी गई है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, सेकंड में शनि है, थर्ड में मंगल है, फोर्थ में बुध और शुक्र है, और सूर्य 5 में है, बृहस्पति और केतु छठे में है, और 12वें भाव में राहु है। कितना अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने, समझने वाली बात है। पंचम भाव का सूर्य अपनी ही राशि का सूर्य है, जो कि मजबूत सूर्य माना जाएगा। चौथे भाव में बुध और शुक्र है, तो इन्हें डबल सूर्य मिले। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो रियल में प्रधानमंत्री की लाइफ होती है, कैसे एंजॉय होती है, राजाओं वाला जो सुख जो भोगा, शायद वो पहले ही प्रधानमंत्री। कोई विपक्ष नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई उनके सामने बोलने वाला नहीं, और बोल रहे तो बोलते रहो, जो बोल रहा उनकी कोई परवाह नहीं। लगातार 16 साल, और वो तो जीवित नहीं रहे 16 साल, इसलिए ये नहीं कि किसी पार्टी ने आके उनको हटा दिया या किसी ने हरा दिया। और जब से प्रधानमंत्री बने कभी हारे नहीं और जीतने के लिए संघर्ष किया नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल बुध शुक्र का कमाल देखिए। फोर्थ हाउस में भी एक सूर्य एक्स्ट्रा मिल गया। अब उन लोगों की कुंडली पे ध्यान दीजिए इनका सूर्य किसी वजह से पीड़ित हो गया,
मान लीजिए जैसे हमने कहा कि भाई जो है सूर्य 7वें घर में अच्छा नहीं, लाल किताब के हिसाब से सप्तम में सूर्य नीच का हो गया, तो सूर्य अच्छा नहीं हुआ। पर वहीं पर अगर बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली में बन जाता है, बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत अच्छा उसको सपोर्ट मिल जाएगी, मतलब इतना डैमेजिंग नहीं होगा। जैसे कि 10वें भाव में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य बैठा है किसी का, तो लाल किताब से हिसाब से तो ये घर तो शनि का है और बैठ गया सूर्य, क्योंकि मकर राशि फॉल करती है यहाँ तो लाल किताब कहती है भाई सूर्य अच्छा नहीं, वैदिक तो अच्छा बताती है, लाल किताब की थ्योरी क्या कहती है भाई अच्छा नहीं, तो डेंट लग गया। और यहाँ पर हम राहु को भी साथ बिठा देते हैं। अब वैदिक वाले भी और लाल किताब वाले दोनों मान जाएंगे जी सूर्य पिट गया। क्यों पिट गया? क्योंकि सूर्य ग्रहण हो गया, अब ग्रहण लग गया तो पिट गया, डेंट लग गया। पर ऐसे में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, चाहे वो 9वें में बन जाए चाहे वो 11वें, और 11वें बन जाए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 11वें भाव में लाल किताब के अनुसार ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना कोई ग्रह नीच का होता है। तो 11वें भाव में अगर बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया तो जो सूर्य एक्स्ट्रा मिला वो कौन से भाव में गया? 11वें भाव, लाभ के घर में, और वो ना उच्च का है ना नीच का है और उसको एक्स्ट्रा सूर्य मिल गया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो आप देखिएगा उसके पिता की आयु में कोई डेंट नहीं लगेगा, पिता के सुख में कोई कमी नहीं मिलेगी, सरकारी कामों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो मामला था जो सूर्य और राहु वाला, वो वाला फलित नहीं हुआ। सूर्य राहु इकट्ठे होते तो हम कहते बदनामी का भय रहता है, बैड नेम हो जाता है, बैड नेम का भी सामना शायद जिंदगी में ना करना पड़े। ये है मसनूई ग्रह का कंसेप्ट। अब एक चीज से बड़े आराम से हम समझ जाते हैं। तीसरा जो हमने आज लिया था चंद्र और बृहस्पति का, नहीं सॉरी सूर्य और बृहस्पति, जिससे चंद्रमा बनता है, सूर्य और बृहस्पति के मेल से चंद्रमा बनता है। फिर से बता रहा हूं, सूर्य और बृहस्पति के मेल से चंद्रमा बनता है। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है तो ये समझो उस चंद्रमा में इफेक्ट किस चीज का है? 2 ग्रहों का है। वहां पर वो सूर्य का इफेक्ट भी देगा और वह बृहस्पति का भी इफेक्ट देगा। इसी कारण तो चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो लाल किताब के अनुसार मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? चंद्रमा तो जबकि शुभ ग्रह, वो इसीलिए नहीं माना जाता, वहां पर सूर्य का भी इम्पैक्ट है और सूर्य सप्तम में अच्छा नहीं इम्पैक्ट देगा, और बृहस्पति का इम्पैक्ट भी है, बृहस्पति भी सप्तम में अच्छा नहीं माना जाता। अब मैं इसको दूसरे एंगल से समझूं, आपको ये देखना है कि चंद्रमा कितना बलवान है आपकी कुंडली में, कितना मुझे चंद्रमा से लाभ मिलेगा, चंद्रमा से मुझे कितना लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा की भी 2 टांगे यहाँ पर, एक सूर्य वाली टांग एक बृहस्पति वाली टांग। समझ में आ रही बात? अगर उसकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है, अब चाहे वो 8वें भाव का चंद्रमा ही क्यों ना हो, ये ध्यान रखिएगा, उसकी माँ की आयु को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, माँ का सुख बहुत मिलेगा, चंद्रमा का प्रत्येक सुख मिलेगा, कोई मेंटल टेंशन नहीं, हंसता मुस्कुराता खेलता आदमी मिलेगा। सूर्य और बृहस्पति अगर अच्छे हो तो। आगे बात, मान लीजिए कि बृहस्पति उसका पहले भाव में बैठ गया तो हम कहेंगे जी बहुत ही अच्छा हो गया, और हम कहते हैं सूर्य को 5वें में बिठा दिया
बहुत अच्छा हो गया। चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो राहु के साथ ही क्यों ना बैठा हो, केतु के साथ ही क्यों ना बैठा हो, माँ की आयु पे खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि खुद बेशक वो चंद्रमा पिटा हुआ है, पर जिसकी 2 टांगे हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। और आपने यही एनालाइज करना है, जितनी ये 2 टांगे बड़ी मजबूत होंगी, उतना ही चंद्रमा को बलाबल मिल रहा होगा। इसलिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका चंद्रमा शनि के साथ होगा या राहु के साथ होगा, और केतु खुश मिजाज मिलेंगे। आप कहेंगे आपको बड़ी टेंशन रहती है, वो तो टेंशन तो हम लेते ही नहीं। अब हमें डाउट होता है यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। राहु और चंद्रमा एक साथ हो, ग्रहण, और वो टेंशन ना ले। तो हमें ऐसे में तुरंत देखना है इसका बृहस्पति का क्या असर है और इसके सूर्य का क्या असर है। और अगर इसका सूर्य पिटेगा तो उसको एक ही चीज की पीड़ा होगी, टेंशन एक ही बात पे होगी, वो अपनी इमेज को लेकर के बड़ा परेशान होगा। लोग उसको लगेगा तुझे क्रेडिट नहीं मिलता, तू लोगों के लिए बहुत करता है, पर लोग तुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं करते। उसके अंदर जो इमोशनल डेंट होगा, वो इमोशनल डेंट इस बात को लेकर के होगा कि जो मुझे मान सम्मान, मुझे जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहां तक बताने में कामयाब हो गए लाल किताब की थ्योरी के हिसाब से कि ये मन से दुखी है, तो पर क्यों दुखी है, इसका दुख का लेवल क्या है इसका। और अगर गुरु भी पीड़ित होगा तो उसका दुख का लेवल ये होगा कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान का आशीर्वाद मेरे पास नहीं, भगवान के वजह से हम पैदा तो हो गए, हम आ तो गए इस दुनिया में, अब वो हमें सपोर्ट नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है, मेरा फलाना खराब है, ढिमकाना खराब है। उसको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देगी, इसलिए वो बार बार डिप्रेशन में, टेंशन में जाएगा। ये बात को तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया मसनूई ग्रह से प्रेडिक्शन करने का। हमने ये तो देख लिया भाई चंद्रमा पीड़ित है, पर चंद्रमा कितना पीड़ित है, हाउ मच, और किस वजह से पीड़ित है। जैसे हमने चंद्रमा के बारे में क्या बताया था, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति को देखो कि बृहस्पति 1 से 6 तक बैठा है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। हमने यहां तक बात कर दी। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति 5वें भाव में बैठ गया, तो हम कहेंगे जी चंद्रमा तो जोर्म हो गया। उसी समय तुरंत अगर हम सूर्य की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति, यानी कि बृहस्पति कितना मजबूत है, ये संदीप जी खोल तो देती है, अब इनका म्यूट भी नहीं होता, पता नहीं कैसे खोलती है। अच्छा, तो तुरंत आप चेक कर लो, उसी समय हमें समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे दुख का कारण क्या है। कई लोग अपने रेस्पेक्ट के लिए बड़े वो होते हैं, तुमने मुझे तू कह दिया, तुमने मुझे फलाना कह दिया, तुम मेरी उम्र नहीं देखते, तुम मेरे को उम्र को पहचानो, या मेरी पोस्ट देखो, मेरी पोजीशन देखो। तो वो एक तरह से सम्मान की भीख मांग रहे होते हैं, रेस्पेक्ट की भीख। भाई मुझे रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट तो वो जो अपने आप से मिले, सिंपल सा बात है ना। तो हम उसके अंदर तक के मन की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। और अगर सूर्य भी खराब हो, बृहस्पति भी खराब हो, चंद्रमा कहीं बैठ जाए, तो ना उसको अपनी माँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी, माँ के सुख में कमी आ जाएगी, चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कत आएगी। और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा धन का आवागमन भी है, चंद्रमा आपके मनी की लिक्विडिटी भी है। जिसकी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु अच्छे, ये समझ लेना धन के आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर बात। अगर मान लीजिए सूर्य 5वें में बिठा दिया किसी व्यक्ति का, और बृहस्पति हमने 9वें में बिठा दिया, तो सूर्य भी अच्छा हो गया, बृहस्पति भी अच्छा हो गया। और चंद्रमा को हम 7वें भाव में बिठा दें,
तो क्या होगा, उस आदमी में के पास जीवन में कभी धन की कमी। बृहस्पति तो 9वें में बैठ गया, 1 से 6 तक तो है नहीं बृहस्पति, उसने भी चंद्रमा को दंड, और 9वें भाव में बृहस्पति खुद बैठ करके अच्छी है। अब धन कितना देंगे, अब मुद्दा आएगा धन कितना देंगे। भाई चंद्रमा ने ये तो कह दिया भाई पैसे के आवागमन की कोई कमी नहीं, आता रहेगा जाता रहेगा, तेरे फाइनेंशियल कमी नहीं आएगी। पर बंदा फिर पूछता है जी कितना आ जाएगा। अब ये डिसाइड कौन कर रहा है, बृहस्पति कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति बरकत का कारक है, बरकत बैंक बैलेंस का कारक है, कि उसके बैंक में कितना हो, इकट्ठा कितना कर पाएगा, जोड़ कितना पाएगा। तो बस हमने यही देखना है, दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में राहु बुध और शुक्र नहीं होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है, आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर देना, ऐसा तू सोचता जा उतना बुलाता जाता। वो भाई जितना सोचेगा जितना मांगेगा हो जाएगा, और वो जैसे जैसे धन के सोर्स खोलता जाएगा, प्रयास करके खुलते जाएंगे और पैसा आता जाएगा। सिंपल प्रेडिक्शन। पर अगर बृहस्पति कमजोर पड़ गया, कोई राहु आ गया, कोई बुध आ गया, कोई शुक्र इन भाव में आ गया, तो वो बाधक, वही ग्रह जो उन भाव में आके बैठे हुए हैं, वही ग्रह बृहस्पति को बाधा पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे मान लो 2nd हाउस में बुध आ गया, तो 2nd हाउस में बुध आने के बाद क्या करेगा कि वो बृहस्पति के लिए परेशानी का कारण बन गया। ऐसा आदमी आवश्यकता से अधिक चालाक हो जाएगा। तो कहते हैं ना देसी बात में, ज्यादा ही समझदार है कुछ, तो ज्यादा पैसे को लेकर के स्वार्थ दिखाने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से पैसे में रुकावट आए। ध्यान रखिएगा, आवश्यकता से अधिक समझदार आदमी, आवश्यकता से ज्यादा कंजूस आदमी अपनी लाइफ को खराब करता है और दूसरे को भी परेशान करता है। ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव में राहु आ गया, चालाकियां बढ़ जाएंगी। बात वो इस तरीके से करेगा कि बातों से ही पता चल जाएगा कि कुछ ज्यादा ही समझदार आदमी, जिससे बहुत सारी डील उसकी कैंसिल हो सकती है। अगर वो व्यापारी है तो सामने वाला डर के भाग जाएगा, कुछ ज्यादा ही समझदार आदमी नहीं, कुछ ज्यादा ही तेज आदमी नहीं। कई बार हम बात करते हैं कुछ ज्यादा तेज आदमी नहीं। आप लोग देखते हैं ना, हमारे घर परिवारों में रिश्ते नाते होते हैं, तो कई बार जो है लड़के की माँ ज्यादा बोल रही होती है। अब लड़की वाले कहते हैं लड़का ठीक है, सारा परिवार ठीक है, पर लड़की की माँ कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी, कुछ ज्यादा तेज नहीं है, कुछ ज्यादा होशियार नहीं है। तो कहते भाई इनके चक्रों में मत पड़ो, हमारी लड़की दुख पाएगी, क्योंकि लड़के की माँ कुछ ज्यादा ही होशियार है। अब देखो होशियारी तो अच्छी बात है, अब वो डर रहे हैं इस बात से कि लड़की की माँ ज्यादा चालाक है। यानी चालाक आदमी से रिश्ता कोई नहीं रखना चाहता, स्वार्थी आदमी से रिश्ता कोई नहीं रखना चाहता। इसी प्रकार से व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में आप अगर हम ज्यादा चालाकियां दिखाते हैं, ज्यादा समझदारी दिखाते हैं और ये समझते हैं सामने वाला मूर्ख है और मैं अपनी चालाकियों का जो प्रदर्शन कर रहा हूं और वो यस यस कह रहा है, हो सकता है कि वो रिश्ते नाते की शर्म कर रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि तुम ज्यादा समझदार हो। तो वो क्या करेगा, एक समय पे आगे बचने की कोशिश करेगा, अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या, आपका खुद का ही रास्ता रुक जाएगा। तो धन आने के मार्ग वो खुद ही रोक देंगे। और अगर सूर्य अच्छा होगा तो सूर्य तो इमेज से पैसा आता है, सूर्य आपकी इमेज, अच्छी इमेज है। सूर्य खराब हो जाएगा तो इमेज खराब होगी, तो आपके नाम पर पैसा नहीं आएगा। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनकी इमेज अच्छी होती है, जाके यार मेरा नाम बोल दे बस, मेरे एक बार फोन पे बात करा दी, वो पेमेंट दे देगा। और वो कहते हैं अच्छा तेरे को उधार नहीं मिल रहा, जा फलाने से उधार ले ले, मैं बीच में जिम्मेवारी लेता हूँ। और वो कहते हैं हाँ हाँ अरे यार इसको पैसे दे दे, नहीं आएगा तो मैं दे दूंगा, चिंता ना कर। सामने वाला सिर्फ उसकी जुबान पर उस थर्ड पार्टी को पैसा। ये जो इमेज है ये सूर्य की इमेज, राजा की इमेज, क्योंकि सामने वाला बिलीव करता है कि इस आदमी की जबान की कीमत है, ये राजा ही आदमी। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो गफलत। मैं अब आपको मौका देता हूं कि आप आराम से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है सिर्फ इन 3 से रिलेटेड, प्लीज सारे मत पूछिएगा, अपनी सेल्फ प्रेडिक्शंस के उसमें मत पड़िएगा।
कोई बात नहीं समझ में आई है, उसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्योंकि मसनूई ग्रह के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, 13-14 कॉम्बिनेशन है कम से कम। तो वो मैं फिर अगर एक बार तुम्हें आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि सूर्य और बुध अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ हो तो मंगल नेक बन जाएगा वहीं पर। अब उस व्यक्ति का मंगल किसी भी कारण से बद भी हो जाए और सूर्य बुध इकट्ठे हों, या कुंडली में सूर्य बुध की स्थिति अच्छी हो जाए, तो मंगल नेक अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। तो ऐसा आदमी कैसा होगा जिसके मंगल बद भी हो और सूर्य बुध इकट्ठे भी हो, तो वो ध्यान रखिएगा, वो अपना मैक्सिमम नुकसान नहीं करेगा। गुस्सा तो उसमें आएगा, तनाव आएगा, गाली गलौज भी कर देगा, पर बात को संभाल भी बहुत जल्दी जाएगा, चीजों को डैमेज को कंट्रोल करने में भी फटाफट लग जाएगा अगर सूर्य बुध इकट्ठे हो। मंगल बद का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कैसे मंगल बद होता है कुंडली के अंदर, नहीं तो मंगल वाला वीडियो दोबारा सुन लेना। तो उससे क्या होगा, मंगल बद भी है पर सूर्य बुध के इकट्ठे होने से वो तुरंत चीजों को समझ जाएगा, यार मामला तो गड़बड़ हो गया, मुंह से तो बोल तो गया, अब पलटी मार है, तो पलटी मार लेता है और वो चीजों को ज्यादा हद तक डैमेज नहीं होने देता। कई लोग होते हैं ना, घरवाली से लड़ लेते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो दिमाग ही फिरा पड़ा था, है, मैं तो पागल हो गया था थोड़ी देर के लिए, है, ये तो मेरे पर माता चढ़ गई थी। और कई लोग 2 कदम आगे होते हैं कि मैं फलाने आज भूत वाले रास्ते, पीपल वाले से रास्ते से आ गया, इसलिए थोड़ा सा असर आ गया था, इसलिए गाली गलौज, वरना तो मैं तो सपने में भी गाली नहीं देता तुम्हें, मैं तो हाथ पैर जोड़ करके मामला शांत कर लेता है और बक बुका भी लेता है। तो मतलब ऐसी चालाकियां और समझदारियां उसमें फिर रहती हैं। और नहीं तो जो मंगल बद हो जाता है और मंगल बद का मंगल नेक कन्वर्ट नहीं होता अगर, तो फिर वो किसी बात की परवाह नहीं करता, वो फिर कोर्ट कचहरी से ही मामला सुलझता है। तो इसलिए ये है सूर्य बुध साथ मंगल चल रहा है, ये हट गया। हाँ शशि जी बताइए। सर नमस्कार। हाँ बताइए। सर जैसा आपने अभी बताया कि अगर गुरु भाव 1 से लेकर और भाव 6 तक बैठा है तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, कमजोर माना जाएगा। कमजोर ना। ओके सर। और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है प्लस बुध अच्छी स्थिति में बैठा है, चंद्र सूर्य और गुरु, हाँ सूर्य और गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो चंद्रमा ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो क्या अगर गुरु जो अपने भाव जैसे 2, 5, 9 उसके अपना भाव है, अगर उसमें से किसी एक भाव में बैठ गया, 6 से पीछे ही चल, 2 में बैठ गया, 5 में बैठ गया, चंद्रमा 4th में बैठ गया, तो सॉरी सूर्य 4th में बैठ गया, तो क्या चंद्रमा को हम अच्छा कहेंगे या फिर भी उसका इम्पैक्ट खराब? पहली बात, आपने बृहस्पति को बड़े आराम से समझना है, बृहस्पति को किस भाव में बिठाना है वो बताओ। दूसरे भाव में। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ गया। अब एक एक नियम पे चलते हैं, हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तो बृहस्पति 1 से 6 भाव के बीच में बैठ गया, जी तो हम कहेंगे अब चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ है वो कमजोर माना जाएगा, नंबर 1 बात। जी अब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, तो जब सूर्य की स्थिति को देखेंगे और बृहस्पति की स्थिति, तो बृहस्पति की स्थिति कैसे देखी जाएगी, उसका नियम वही है 2, 5, 9, 11 और 12 में राहु बुध शुक्र नहीं होने चाहिए, सिंपल बात। अगर वहां पर नहीं है राहु बुध शुक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चंद्रमा हुआ तो कमजोर, पर चूंकि बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में बैठा है और सूर्य भी मजबूत स्थिति में बैठा है, तो चंद्रमा को कोई कमजोरी नहीं लगी, यानी वो नियम ओवरराइट हो गया, वो नियम खत्म हो गया, वो नियम उस पर अप्लाई ही नहीं हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, फिर बराबर। चंद्रमा को जो पीड़ा लगी है वो लगी है, हाँ अब ये कमजोर है। यही जी। कारण है कि चंद्रमा को समझने में हम सबसे ज्यादा गलती होती है, तो चंद्रमा को समझने में होती है, क्योंकि कई बार नीच राशि वाला चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत विद्वान समझदार लगता है और एक पैसे की टेंशन उसकी लाइफ में नहीं दिखाई देती। बढ़िया कमा रहा होता है, बढ़िया खा रहा होता है, दुनिया को ज्ञान दे रहा होता है, और वो कहता है टेंशन होती क्या चीज है हमें पता ही नहीं है, और हम जी। कंफ्यूज रहते हैं कि मामला क्या है। एक्चुअली में उस व्यक्ति का चंद्रमा के साथ अगर हम सूर्य और बृहस्पति का आकलन कर लें तो हमारा कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, यार इसका तो सूर्य भी मजबूत है, बृहस्पति भी मजबूत है, अब चंद्रमा क्या करेगा, अब इसको टेंशन किस बात की करेगी, है ना। तो बृहस्पति ने भी पैसा भी इसको देना है, सूर्य ने यशमान भी देना है। अब जिसकी जिंदगी में यशमान भी हो, पैसा भी हो, और बृहस्पति का ज्ञान भी आ जाता है, क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञानी भी ग्रह है, तो ज्ञान भी बतेरा आ जाता है उस लोगों उनके पास, और उनको लोग भी सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, फिर ऊपर से सूर्य अच्छा है तो रेस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो अब उनको तनाव किस बात का, उनको तनाव तो है ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बात सही कह रहे हैं। अब देखने में तो चंद्रमा लग रहा है यार चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, पर बंदा तो जी। प्रवचन कर रहा है और मुझ ले रहा है, ये तो दुनिया को ज्ञान दे रहा है। तो हमारा जो ये कंफ्यूजन खड़ा होता है प्रेडिक्शन करने के दौरान, इस कंफ्यूजन को दूर करने में मसनूई ग्रह का कंसेप्ट सबसे ज्यादा कारगर। कहने का मतलब मेरा ही, अगर हम ये याद करते जाएं और मात्र प्रैक्टिस करते जाएं, धीरे धीरे ये याद भी हो जाता। अब हम याद क्या करते हैं, जैसे बुध और शुक्र इकट्ठे मिला दी तो हम वैदिक में कहते तो ये तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया जी, बुध शुक्र इकट्ठे मिल गए, बहुत ही बढ़िया बात। लाल किताब भी कह रही है भाई बुध शुक्र इकट्ठे मिल गए तो सूर्य बन गया, पूरे हो गया। और सूर्य वही भगवान श्री हरि विष्णु है। अब देखना बस ये है कि ये जो बुध शुक्र का मिलन हुआ है ये कुंडली के किस भाव में हो गया। दूसरी बात, अगर हमने सूर्य के कंसेप्ट को ठीक करना हो, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कहीं पर भी बैठा है, आप ये देखो बुध कैसा बैठा है और शुक्र कैसा बैठा है। अगर बुध और शुक्र ठीक बैठे हैं तो सूर्य का इंपैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। यस, अभी मैं बार बार कई बार कहा कि लाल किताब कहती है 7वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो नीच का माना जाए। अब ये मसनूई ग्रह का कंसेप्ट क्या कहता है, सूर्य तो दो ग्रहों से मिलकर बना है ना, बुध से बना है और शुक्र से बना है। अगर कुंडली में बुध और शुक्र सही भाव में बैठ जाएं तो सूर्य कमजोर नहीं माना जाएगा, उसके पिता का सुख भी रहेगा। मान लीजिए बुध सप्तम में ही बैठ गया और शुक्र अष्टम में बैठ गया, तो लाल किताब के हिसाब से शुक्र के 8वें बैठने से दोष नहीं लगा, बुध के 7वें बैठने से दोष नहीं लगा, यानी बुध 7वें में शुक्र 8वें में कमजोर नहीं माने जाते, तो उसके हिसाब से ठीक हो गया। तो अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखेंगे कि पिता का सुख पूरा मिलेगा, पिता के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा हिसाब किताब रहेगा, सरकारी अफसरों के साथ उसका बड़ा अच्छा हिसाब किताब रहेगा, और सूर्य के नीच वाले जो रिजल्ट आने चाहिए थे, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य अगर नीच के समान फल देगा तो उसका इंपैक्ट उसकी वाइफ की हेल्थ को लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, लाल किताब की थ्योरी के अनुसार सूर्य अगर सप्तम भाव में नीच का इंपैक्ट दिखा रहा है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, ये लक्षण होगा, पत्नी की हेल्थ खराब है, निशानी। निशानी है ये कि पत्नी की हेल्थ खराब है। और पत्नी की भी हेल्थ अगर खराब बिल्कुल भी नहीं है, पत्नी की भी हेल्थ अच्छी है, पिता के साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल सी मतलब है कि बुध शुक्र के हालात ठीक है, इस वजह से सूर्य नीच का परिणाम नहीं दे। दूसरा, अगर बुध शुक्र सपोर्ट नहीं करते सप्तम के सूर्य को, पिता को हार्ट से रिलेटेड तकलीफें आएंगी। सप्तम भाव में जिनका सूर्य बैठा होगा पिता को हार्ट से रिलेटेड तकलीफ आएगी, बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स इश्यूज खड़े हो गए, या एज फैक्टर के ऊपर भी कई बार गड़बड़ हो।
तो आप जब भी लाल किताब उठा के देखते हैं तो क्या होता है कि दो बातें लिखी होती हैं, अगर सूर्य अच्छा है तो ये उपाय करें, सूर्य खराब है तो ये उपाय करें, और हर भाव के नीचे यही लिखा रहता है, सूर्य अच्छा शुभ तो ये, और सूर्य अशुभ तो ये। और हम उसे कहते हैं अरे यार ये तो बड़ा आसान है। एक ही जगह कंफ्यूजन हो जाए कि कैसे समझें कि सूर्य अच्छा के बुरा, कौन से वाली बात को माना जाए, कौन सी प्रिकॉशंस को माना जाए, या कौन सी रेमेडीज को किया जाए। तो लाल किताब कहती है जब तक लक्षण ना मिले जब तक उपाय नहीं करना। तुमने पढ़ा किताब में यार सूर्य तो सप्तम भाव में नीच का हो गया, और तुमने 7 तांबे के सिक्के लिए और जमीन में दबा दिया, क्योंकि सप्तम भाव हरी घास वाली जमीन होती है। जब मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा चल के, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो जमीन का जो होती है सप्तम भाव हरी घास में खोद करके और वो 7 तांबे के सिक्के वहां पे दबा दो, तो नीच का इम्पैक्ट 1 साल के लिए आना बंद हो जाएगा, अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा हो और किसी के पति की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो, तो तुरंत ये रेमेडी करा दो। क्योंकि वो कहे जी मेरी पत्नी के पेट खराब हो गया, उसको डॉक्टर ने सर्जरी बता दी, ये बता दिया, या ये बेचारी ढीली सी रहती है, इसको एक बीमारी पकड़ती है दूसरी छोड़ती है, एक करती है, तो तुरंत आपने ये काम करना है। ये काम जब ही होगा जब बुध शुक्र स्पोक। यह है मसनूई ग्रह का। वो मैंने आपको सूर्य दशम से भी बताया, आपको और भी कहीं से समझ लीजिए, छठे भाव में भी सूर्य होगा तो भी आप ऐसे समझ सकते हैं। खेल सारा बुध शुक्र के ऊपर डिपेंड। तो ये कॉम्बिनेशन है, या आप ये कह दीजिए कि जैसे भी याद कर सकते हैं कि 2 ग्रहों से मिलकर के एक ग्रह, वो कौन सा बना, तो उन 2 ग्रहों को देखना भी जरूरी है जिनसे मेन ग्रह बना है। चंद्रमा में बृहस्पति आ रहा है, लगन में चंद्रमा आ जाए किसी आदमी का, तो हमने ये सोचना है कि लगन में बृहस्पति, लगन में जो चंद्रमा आया है तो एक प्रकार से वहां बृहस्पति भी है, वहां सूर्य भी है। हम तुरंत कह देते हैं कि यार लगन में चंद्रमा है, ये मन से बड़ा चंचल हो, जिसके लगन पे चंद्रमा है, बड़ा इजीली कह देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उदाहरण दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण का, जो कि गलत एग्जाम्पल है। केवल मन के चंचल ही, परम योगेश्वर भी, परम ज्ञानी भी, परम ध्यानी भी है, उनमें हर तरह का गुण है। तो यहां पर हमें देखना है कि ऐसा व्यक्ति डिग्री भी पूरी ले लेगा और अपनी शिक्षा का भरपूर फायदा उठाएगा। अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति राहु के साथ, बृहस्पति राहु कुंडली में एक साथ हो गए और चंद्रमा पर लगन पे बैठा हुआ है, और वो आपसे कहे कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूं, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बृहस्पति राहु बैठे हुए हैं, गड़बड़ कर देगा। वो कहेगा जी मैं पिछले 7 सालों से तो पढ़ाई ट्यूशन रहा था, मेरे पास पैसा वहीं से आ रहा है। फिर हम कंफ्यूज हैं, ये तो खुद गुरु चंडाल योग है, कि गुरु चंडाल योग ने तो भी फायदा है, मतलब ये तो पट्टा कह रहा है मैं तो अब पढ़ाई करता ही, मेरा पैसा ही यहीं से आ रहा है। तो चंद्रमा जो लगन पे था उसने वहां पे बृहस्पति और सूर्य के इम्पैक्ट को जमा दिया। उस पॉइंट को भी हमने समझना है कि गड़बड़ कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है। बृहस्पति को देखना है तो कैसे देखना है, चंद्रमा को देखना है तो कैसे, ये सब एक दो 22%, पर वही है कि सबको एक साथ मिक्सअप मत करना। मिक्सअप करते ही सारा वो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। जिस मुद्दे को देख रहे हो सिर्फ वन टाइम पर एक ही मुद्दा देख, ये नहीं कि चंद्रमा भी देख लिया, गुरु भी देख लिया, सूर्य भी देख लिया, फिर खिचड़ी बन जाएगी, फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला, फिर मुझे मत कर। इसलिए मसनूई ग्रह की प्रैक्टिस करने का सबसे तरीका ये है, एक टाइम में एक कॉम्बिनेशन। अगर आपने चंद्रमा को समझना है तो चंद्रमा को ही समझो, जब चंद्रमा को ढंग से समझ लो फिर आप सूर्य पर आओ, जब सूर्य पर आओ तो फिर बुध शुक्र देखो, वैसे मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो।
इधर दाएं बाएं नजर मत घुमाना, वैसे ही। हाँ गायत्री जी। सर एक बात मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे सूर्य तीसरे घर में बैठा है तो तीसरे घर में सूर्य अकेला बैठा है, वैसे सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन जैसे सूर्य किसी के साथ नहीं है तो वो थोड़ा कमजोर हो गया। नहीं करता कि अकेला बैठा हुआ सूर्य खराब हो जाता है। और तो जैसे चौथे घर में वीनस, अगर चौथे घर में शुक्र बैठा है तो उसकी अच्छी प्लेसमेंट है, शुक्र लेकिन चौथे में अच्छा ही माना जाता है। तो ये दोनों ग्रह अच्छे हो गए, मतलब एक अच्छा हो गया एक थोड़ा कम अच्छा हो गया, लेकिन सूर्य भी अच्छा है तीसरे घर में। तो अगर जैसे बृहस्पति बैठा है छठे घर में और केतु के साथ बैठा है तो आपने बोला था गुरु चांडाल योग, तो हाँ अगर अब किसी का गुरु चांडाल योग बनता है तो उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती है ना? हाँ। तो मतलब वो यही रीजन है कि जैसे आपने बताया दोनों, तो एक उस कुंडली में एक बृहस्पति ने और काम किया। सिंपल है गायत्री जी, देखो देखो, कंफ्यूज मत होइए, म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे से आवाज आ रही है। आपका कंफ्यूजन ये है, डीप कंबस्ट ग्रह को नहीं मानता फिलहाल किताब। अच्छा गायत्री जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। वो एक मैसेज आया हुआ था, उसको पढ़ रहा था। आपका कंसेप्ट है कि गुरु और केतु छठे भाव में बैठा है तो इसका क्या मतलब, गुरु चंडाल योग का क्या मतलब, यही आपका बात है। पहली बात तो छठे भाव का बृहस्पति अच्छा खुद ही नहीं, ऊपर से वो केतु के साथ आ गया, तो हमें देखने में क्या लग रहा है भाई, केतु डेंट, सॉरी गुरु जो है को डेंट लग गया। अब आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई गुरु ग्रह तो दो ग्रहों से मिलकर के बना था, एक उसमें सूर्य शामिल है, एक शुक्र शामिल है। तो आपने ये देखना है कि सूर्य के हालात कितने अच्छे हैं और शुक्र के हालात कितने अच्छे। जब एक टाइम में एक ही चीज देखना बस, तो शुक्र को पहले देखो। तो शुक्र को देखने का क्या तरीका बताया था, शुक्र बुध से आगे होना चाहिए, शुक्र बुध से आगे होना चाहिए। क्या शुक्र बुध से आगे है? जी सर, बुध है दूसरे घर में और शुक्र है चौथे घर में। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब शुक्र ठीक हो गया, इसका मतलब है शुक्र ठीक हो गया। इसी हिसाब से सूर्य को देख लो, सूर्य के जो नियम बताए थे उस हिसाब से देख लो। अगर सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों सही हालात में मिलते हैं तो बृहस्पति शिक्षा देगा, जी सर। समझ गए, एजुकेशन उसको मिलेगी, ठीक है सर। समझ गए। चलिए, एजुकेशन मिली या नहीं मिली वो तो बता दो। सर एजुकेशन तो एक भी दिन बंद नहीं हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने, बीएड किया, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरा मतलब शादी के बाद भी मेरी एजुकेशन जारी रही और उसके बाद अब मेरी दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट हो गया। पिछले 2 साल से जो 1 साल से जो ये मैं ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो ये मेरी एजुकेशन दोबारा से हुई। मसनोई ग्रह का बेस्ट एग्जाम्पल आप ही की क्लास में आप ही के सामने मिला, समझ रहे हो बात को। ये इन्होंने खुद ही अपने जीवन का एग्जाम्पल दिया, इनकी एजुकेशन भी पूरी हुई, ये टीचर भी हैं और ये अभी भी पढ़ रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, बेस्ट एग्जाम्पल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर तो होता है हमें कि गुरु और केतु इकट्ठे हैं, गुरु चंडाल भी बना है। गायत्री जी म्यूट कर लो, आपके पीछे से आवाज आ रही तो पीछे आवाज ठीक है मेरी। है, मैं वही कर बंद करोगे तो आपके वहां से आ रही है। गुरु और केतु छठे में है, गुरु चंडाल भी बना हुआ है। तो अगर हम किसी भी टेक्निक से देखते हैं तो दिमाग में पहले ही जाता है भी गुरु फंस गया, गुरु पीड़ित हो गया। अब उसका या तो साधन ही है कि नवमांश जाके देखें हम, पढ़ाई वाले वर्ग चार्ट को जा करके देखें हम, या और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं मिलता वैदिक के अंदर। पर यहाँ लाल किताब इस चीज को यहीं पर रेक्टिफाई कर देगी, सिर्फ इसी पॉइंट से कि आप शुक्र और सूर्य के हालात देख लो, अगर वो अच्छे हैं तो इसका मतलब गुरु शिक्षा में व्यवधान पैदा नहीं करेगा, वो आपको शिक्षा देगा ही देगा। ये तो सबसे बड़ा डाउट आज मेरा क्लियर है। अभी बहुत डाउट क्लियर होंगे,
क्योंकि 13-14 कॉम्बिनेशन है, तो हमारे बहुत सारे, हम सभी की कुंडलियों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो हमारे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे थे, कंसेप्ट हाँ विश्वामित्र जी। गुरुजी सॉरी, यही वाले एग्जांपल में, इसी वाले हाँ। एग्जांपल में हमने कहा, अगर हमने अभी सिर्फ बुध की पोजीशन के बेसिस के ऊपर शुक्र का हमने माना कि अच्छा है क्योंकि बुध पीछे था, शुक्र आगे था, बट इसकी जो दूसरी कंडीशन हमने आज पढ़ी कि शुक्र जो है पहले, छठे और नौवें घर में होगा तो हाँ। वो बुरा होगा, तब वो अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाती तो तब फिर हम उसे बुरा मानते। फिर उसमें कमी आ जाती ना, उसमें थोड़ा कमी आ जाती। देखिए मंजिल जी, जैसे मैंने बताया था भाई, या तो एक तरीका ये है कि हम एक ग्रह को 12 भाव में पढ़ें कि सूर्य है पहले भाव में कैसा होगा, दूसरे में कैसे करेक्ट, होगा, उसकी रेमेडी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, अच्छा दिया खराब दिया भाव, और इसकी पूरी ग्रामर है जी के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक दिन, दो दो दिन एक एक कंसेप्ट में लगाया जाए, एक समय में एक लगाया जाए। उसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमें एक सीरीज हम शुरू करेंगे। उस सीरीज में जो भी सीरियस लाल किताब से जुड़ना चाहेंगे, हफ्ते में 2 दिन क्लास रखेंगे। वो शुरू से उसको बिल्कुल डिटेल्ड में स्टडी होगी, जिसमें टाइम पीरियड कुछ ऐसा नहीं होगा, और उनको एक मिनिमम इतनी फीस कम बता दी जाएगी, एक पिज्जा पार्टी की तरह की। भाई महीने में इतने दे दो, ये समझ लेना एक दिन जाकर के आप ओम सीट्स या स्वाम सीट्स पे जाकर के खा पी आए। तो अगर इतना पे कर सकते हो, क्योंकि जो प्रैक्टिस विद गुरुजी वाला कंसेप्ट तो हमारा फेल हो जाता है, बहुत सारे लोग आते नहीं, परवाह नहीं, ऊपर से हम भी फिर ढीठ है, हम भी वीडियो देते नहीं, तो फिर उसमें हम वीडियो भी देंगे, हम जी इसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, और हम खुल करके बात भी इस मैटर पे कर सकते हैं। क्योंकि 15 जी दिन की क्लास में तो वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत डीपली हो जाना। अभी तो हम केवल नियमों को बता रहे हैं कि जिसमें समझने वाले बहुत अच्छे से इनका उपयोग कर सके। पर फिर भी रहता है ना कि हम तो रेमेडीज की बहुत लंबी चर्चा चाहते हैं, रेमेडीज के कोर्स में भी जाना चाहते हैं, रेमेडीज का रीजन भी जानना चाहते हैं, हम ईच एंड एवरीथिंग जानना चाहते हैं लाल किताब के बारे में। तो फिर वो डिटेल्ड हम एक कोर्स चालू कर देंगे लाल किताब रेमेडीज के नाम पे, जिसकी कोई लिमिट महीने, 2 महीने, 3 महीने की नहीं रखेंगे, और चैप्टर वाइज चलते जाएंगे और उसको करते जाएंगे, और उसमें रेमेडीज भी इन्वॉल्व करेंगे, ग्रामर भी साथ करेंगे, और कोई ना कोई कुंडली रोज एक आध लगा लगा करके थोड़ा बीच बीच में कुंडलियों के द्वारा भी प्रैक्टिस करवा। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को जो ये उपाय अभी सीख रहे हो वो और पक्के से पक्के, मतलब होगा तो कुछ बहुत कुछ नया नहीं, यही जी चीजों को लगाने का फार्मूला प्लस डिटेल से चर्चा आप लोगों के साथ। और जो ये है ना कि एक चीज नई आ गई, तो वो नई वाली चीज गायब हो जाएगी, वो सब पुराने हो जाएंगे आपके लिए। उसमें भाव भी बता दिए जाएंगे कि सूर्य यहाँ है इन भाव में। अच्छा, अभी तो क्या है कि मुझे याद आता है और मैं बोल देता हूँ, याद आता है मुझे बोल देता हूँ, फिर तो क्या एक सिस्टम से चलते हैं। टक्कर का ग्रह जी क्या होता है, कौन सा ग्रह कौन सी टक्कर मारता है, वो फिर आप कहीं पर सुनेंगे या पढ़ेंगे ना लाल ग्रह, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आप जी, विश्वामित्र जी। धन्यवाद धन्यवाद। सर ये मंसूर ग्रह वो ग्रह हुआ जो कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। आवाज कटी, क्या बोले विश्वामित्र जी? आ रही है सर आवाज? हाँ भाई, भाई बताइए क्या दोबारा। बोला? मंसूर ग्रह हम उसको बोल रहे हैं जो कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, दो ग्रहों के ना। कॉम्बिनेशन से भी मिलके बना है, आवाज नहीं आ या रही? उसको सिंगल को भी हम ये कर सकते हैं कि ये सिंगल 2 से मिलके बना है, जैसे मर्जी समझ। ठीक है। या किसी ग्रह की क्वालिटी चेक करने का एक रिवर्स कॉन्सेप्ट हो गया ये। यस यस, बिल्कुल। या यही ये मैंने बताया कि इसमें हमें डिस्पोजिटल नमांशा थ्योरी वाला, जो नमांशा ना होने की जो कमी हमें खलती थी, क्योंकि हम वैदिक में तो D1 में कोई अगर ग्रह कमजोर नजर आता था तो सीधा D9 पे चले जाते थे, और D9 में जाकर के उसकी क्वालिटी को देख लेते थे कि क्वालिटी बढ़ी या कम हुई, तो वो बड़ा आसान था हमारे लिए। तो यहाँ पे नमांश का कंसेप्ट नहीं, तो नमांशा की कमी को ये पूरा कर देता है।
डिविजनल चार्ट्स की कमी को पूरा कर देता है। मतलब सर इसके अंदर दो पार्ट और हो गए उस ग्रह के, मान लेते हैं उसको डिस्पोजिटर और नक्षत्र मान लेते हैं उसका जैसे मर्जी समझ सकते हैं। मतलब दो, मतलब 30% वेटेज और दो ग्रह लेके, मतलब कॉम्बिनेशन लेके तीसरा पार्ट बनाएंगे जिसको वो ग्रह डेवलप हो जाएगा उससे। पर नक्षत्र थोड़ा लिया जा सकता नहीं, इसमें नक्षत्र नहीं है, स्पष्ट रूप से मना है, इसमें राशि और नक्षत्र हटा दें। सर मतलब कहने का मतलब है कि एक ग्रह की जो वेटेज है दो और ग्रह को दे दी गई है, अगर वो ठीक है तो ये ठीक हो गया, या ये वो खराब है तो ये खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ठीक है। और जिसमें से भी जिसके ऊपर वो दो पे डिपेंडेंट होगा, उनमें से अगर एक कमजोर होगा, जो एक वाला पार्ट है, वो ग्रह उन चीजों से मरहूम हो जाएगा, उससे मतलब वो चीजें नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति क्लास के मतलब स्कूल के अंदर मास्टर भी लग गया, प्रोफेसर भी लग गया, पर बच्चे उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जो है वो टीचर्स उसकी रेस्पेक्ट इतनी नहीं कर पा रहे, या वो अपनी पढ़ाई पढ़ा तो रहा है, बच्चों कह रहे हैं जी हमें समझ में नहीं आ रहा है इनका पढ़ाया हुआ क्या पढ़ा रहे हैं, जबकि वो टीचर सेम डिग्री लेकर के आया है, अच्छे पढ़ाई करके आया है, पर वो अपना नाम नहीं बना पा रहा है, अपनी चीज समझ में उसको खुद को तो आता है, उसको टॉपिक भी पता है, पर वो जब करा रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो जो इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो कौन सा ग्रह कमजोर पड़ा है, तो देखेंगे भाई सूर्य कैसा नहीं है, तो सूर्य कमजोर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बृहस्पति, इस तरीके से हम उस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जहां जहां भी बृहस्पति आएगा वो हम आगे देखेंगे इसमें कि किस ग्रह के साथ या किस कॉम्बिनेशंस में बृहस्पति आया हुआ है, वो चीज भी आपको जैसे आगे मैं कराऊंगा, आज तो नहीं, आज तो टाइम हो गया, राहु और बुध एक साथ हो जाते हैं तो भी उसमें बृहस्पति वाला गुण आ जाता है, पर वो कौन सी बृहस्पति वाला गुण आएगा वो भी हमें समझना पड़ेगा कि राहु और बुध के कॉम्बिनेशन से क्या स्थितियां बनती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति एक ऐसी या इसका एक और कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति और राहु का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो 13-14 टाइप के हैं, आज तो मैंने 2-3 ही कराए हैं, तो इनसे कंसेप्ट बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये एक ग्रह दो डिपेंडेंसी हैं और उनसे देख लो और उनसे समझ लो, उसी से चीज क्रिस्टल क्लियर हो। हाँ मतलब उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए दो पैरामीटर और है साथ में जो उस पर दो डिपेंड पैरामीटर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर समझ नहीं पाएगा। ये ना जब वो कुंडली देखते हैं, अब सूर्य सप्तम वाले जिनके होंगे जो हैं वो बड़े कंफ्यूज, किसी की लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है और किसी की बड़ी खराब चल रही है, अब वो बड़ा टेंशन में यार ये क्या माने और क्या ना माने, तो फिर बहाने से ढूंढते रहते हैं भाई यार ये चिपका दो वो चिपका दो, परंतु वो समझ खुद नहीं पा रहे होते हैं भाई ये क्या चक्कर क्या है इसके, ये इसके सप्तम में नीच का असर क्यों नहीं कर रहा और उसका क्यों कर रहा है, तो वो क्यों वाला आंसर उन्हें नहीं मिल रहा होता। तो लाल किताब में क्या है कि ये चीज अगर जिसको समझ में आ जाएगी ना तो उसके दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा। चलो वैदिक में तो क्या हम तुरंत नवमांशा में पहुंच जाते हैं, मैरिज लाइफ को देख लेते हैं वहां से, तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाता है नवमांशा देखने के बाद, और हम सही सही अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। पर जो लाल किताब से केवल कर रहा है और उसको नवमांश का बेचारे को पता नहीं है और मसनूई ग्रह के ऊपर से नहीं पता उसका, तो उसका सोचो क्या हाल है। बुध शुक्र देखेगा ही नहीं, हो जाके बुध शुक्र देख ही नहीं सकता। उसने किताब उठानी है, वो कहेगा पिंड छुड़वाओ, सप्तम भाव के उपाय बताओ, 7 तांबे के टुकड़े कर दे, वो कहेगा जी मैं कई बार कर चुका हूँ ये वाला उपाय, क्योंकि जिस भी लाल किताब वाले के पास गया उसने यही बताया, क्योंकि किताब में तो यही लिखा होता है। तो किताब टीपनी है, खोलनी है, अपने मारने अपने टप्पे, और वो समझ में तो आ कुछ नहीं रहा। फिर वो कहता अच्छा क्या तकलीफ क्या है, वो कहता है भाई बीमार है, वो कहता है अच्छा शुक्र खराब होगा, जो शुक्र का उपाय शुरू करा दे, गाय की सेवा कर ले, पर वो कहेगा जी मैं तो गाय की सेवा भी इतने टाइम से कर रहा हूँ। अब परेशानी उसको बेचारे को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उसको बुध का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पत्नी से तो कॉम्बिनेशन है नहीं। शुक्र तो पकड़ लिया, कारक को उठा लेगा, वो चालाक तो होते हैं, तो शुक्र तो पकड़ लिया, अब बुध गायब है। और बुध जब तक मिलेगा नहीं, बुध जब तक मिलेगा ना पत्नी ठीक और न वो हिसाब सर वो करेगा ये कि सूर्य और बुध वो शुक्र को दोनों को दबा देगा, फिर कहेगा बुध खराब हो गया। तो ये कुछ ना कुछ जो है
क्योंकि उसका मरवाएगा सप्तम भाव किसी को। दिखेगा सूर्य और वहां दिखेगा वो शुक्र, आगे कारक को भी कहेंगे दबा कि दो। जब से उपाय किया है, जब उसके बाद से तो बीवी कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई, बुद्धि और खराब हो गई उसकी। बुद्धि हो रही है। और मतलब मैक्सिमम खराब कर टाइम दिया। होता भी ऐसे। आड़ू का उपाय करा देगा।